नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, ये जो सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक तरीके से डेली करंट अफेयर्स का सीरीज है, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके का बिल्कुल अच्छे तरीके से रिफ्रेशमेंट रिवीजन करेंगे। और ये जो वीडियोस आपको पर डे मिलेगी 7 AM पर, तो आप बिल्कुल रेडियन गुरुकुल चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और डेली करंट अफेयर्स के साथ अपडेट होते रहिएगा हर सुबह 7 बजे। चलिए बच्चों, आज का ये जो पहला सेशन है करंट अफेयर्स पर, इसको हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, यानी कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को स्टार्ट किया है। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो स्कीम है, ये स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनको टारगेट किया गया है इस स्कीम में। और इस स्कीम को लॉन्च करने वाला जो स्टेट है बच्चों, वो है आपका झारखंड। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे एसएससी सीजीएल में पूछा जाए कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने लॉन्च किया है, तो बच्चों हो जाएगा झारखंड। इस स्कीम के बारे में कुछ चीजें आपको बता दें। ये जो स्कीम है, ये 21 ईयर से लेकर 50 इयर्स के फीमेल्स को कवर करेगा। तो इसमें वही महिलाएं एलिजिबल होंगी जिनकी एज इस तरीके से रहेगी। और इनको जो मिलने वाला है यहाँ पर 1000 रुपीज का पर मंथ इकोनॉमिक एड मिलेगा, या एक तरीके से कह लीजिए आर्थिक मदद मिलेगी झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पे सीधे इन्होंने कहा है कि इसमें वही महिलाएं या फिर वही इस एज कैटेगरी वाले जो फीमेल्स हैं एलिजिबल होंगी जिनके फैमिली की जो पर एनम इनकम है, पर एनम इनकम बच्चों याद रखना, ये 8 लाख रुपए से तो उससे जो है कि कम होनी चाहिए। यानी कि आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमजोर महिलाओं के लिए या जो गरीब परिवार है बीपीएल वाला, उनके लिए स्टार्ट किया गया है। वहीं अगर हम लोग झारखंड के राज्य की बात करें, तो झारखंड राज्य की स्थापना बच्चों, एस्टेब्लिशमेंट इसका 15 नवंबर 2000 को बिहार स्टेट से सेपरेट करके किया गया था। एक्चुअल में झारखंड का जो इतना भी एरिया है वो पहले बिहार के अंतर्गत आता था, लेकिन झारखंड के जो ट्राइबल और फॉरेस्ट वाले एरियाज थे उनका काफी ज्यादा इकोनॉमिक बैकवर्ड था। तो इस वजह से उन क्षेत्रों को इंडियन गवर्नमेंट ने अलग किया और एक नया स्टेट 15 नवंबर सन 2000 को बना दिया। और इस समय झारखंड की जो कैपिटल है बच्चों, याद रखना, रांची। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट झारखंड के बारे में जो आपको जानना है कि पूरे इंडिया में मिनरल स्टोरेज के मामले में जो उसका छोटा नागपुर प्लेटो है वो सबसे फेमस है। तो इंडिया में अगर हम किसी स्टेट को देखें कि कौन मोस्ट मिनरल रिच है, तो बच्चों वो झारखंड हो जाएगा। झारखंड के इस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है बच्चों। उनके पिता शिबू सोरेन थे, वो भी काफी सालों तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। तो हेमंत सोरेन इस समय उसके मुख्यमंत्री बने हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स की न्यूज है कि जो लक्ष्मण आचार्य हैं उनको अभी रिसेंटली झारखंड का नया गवर्नर नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है। इसके बाद बच्चों, आज का जो अगला क्वेश्चन है, रिसेंट स्टडी रिवेलेटेड दैट कोस्टल इरोजन इज थ्रेटनिंग द लाइवलीहुड ऑफ फिशर्स एंड द अदर इनहैबिटेंट्स इन विच स्टेट। एक्चुअल में इस क्वेश्चन का एक जो मतलब है वो ये है कि बहुत तेजी से इंडिया के जो स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स, उनमें इरोजन हो रहा है। यानी कि जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे इरोजन हो रहा है। और उस इरोजन के कारण आप देखो कि जो कोस्टल एरियाज पे रहने वाले फिशर्स हैं, यानी कि मछुआरे हैं या अन्य लोग हैं, उनकी जो लाइवलीहुड है वो पूरी तरीके से खतरे में पड़ गई है। तो ये जो रिसेंट स्टडी हुई है बच्चों, ये किस स्टेट के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, तो वो की जा रही है तमिलनाडु के लिए। तो तमिलनाडु के पास एक लंबा कोस्टल लाइन होता है जिसको हम कोरोमंडल कहते हैं। तो वहां पर बहुत तेजी से जो है कि कोस्टल इरोजन हो रहा है। इसके बाद अगर हम बच्चों बात करें इंडिया के कोस्टल लाइन की, तो याद रखना, इंडिया के टोटल 9 स्टेट्स के पास, कितने स्टेट्स? 9 स्टेट्स। और अगर यूनियन टेरिटरीज को भी ले लें तो 4 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनके पास कोस्टल लाइंस हैं। इंडिया के जो वेस्ट साइड है इंडिया का, वहां पे अरेबियन सी, और जो ईस्ट साइड है वहां पर बे ऑफ बंगाल है। तो इन्हीं दोनों के कोस्ट बैंक पे जो है कि ये सारे के सारे स्टेट लोकेटेड हैं। तो कभी भी अगर आपसे यहां से भी क्वेश्चन आए कि इंडिया के कितने स्टेट या यूनियन टेरिटरी कोस्टल लाइन पे लाइज करते हैं, तो आप बता देना। देखो स्टेट यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
कर्नाटका, केरला, ये सारे के सारे अरेबियन सी पे। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सारे के सारे बे ऑफ बंगाल पर। अगर हम कोस्टल लाइन के लेंथ की बात करें बच्चों, तो इंडिया का ये जो मेन लैंड दिख रहा है, इसका जो कोस्टल लेंथ है वो 6100 किलोमीटर है। और अगर हम इसमें आइलैंड्स वगैरह को शामिल कर लें, जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार है, इन सबको अगर हम शामिल कर लेंगे तो टोटल हमारी जो लेंथ हो जाएगी वो 7516 किलोमीटर हो जाएगी। तो बिल्कुल याद रखिएगा। और अगर यहीं पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि द स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, तो बच्चों गुजरात। और अगर सबसे छोटे कोस्टल लाइन वाले स्टेट की बात की जाए तो वो हो जाएगा गोवा। इसके बाद बच्चों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज स्टार्टेड द इंपोर्ट ऑफ तुअर दाल फ्रॉम विच कंट्री। एक्चुअल में यह एक दाल की वैरायटी होती है जिसको तुअर, हिंदी में तुअर दाल, या फिर इसको बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में बच्चों अरहर कहते हैं। तो अरहर की दाल को दोबारा से किस देश से इंपोर्ट करने की परमिशन इंडियन गवर्नमेंट ने दे दी है? तो आप याद रखना कि वो देश है बच्चों मोजाम्बिक। अब इंडिया का क्या है कि मोजाम्बिक में इससे पहले कुछ एंटी इंडियन फोर्सेस काम कर रही थी जो इंडिया के साथ बायलैटरल ट्रेड रिलेशन रखने के पक्ष में नहीं थी। इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने सेक्शन लगा दिया था, वहां से भी दाल यहां नहीं आ रहा था, तो सारी समस्याएं वहां पे काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। लेकिन रिसेंटली क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से स्टार्ट किया है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि यहां पर आप देख लो, इंडिया पूरी दुनिया में लार्जेस्ट कंज्यूमर है पल्स का, यानी कि दाल का। अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दाल कहां पे कंज्यूम होता है तो वो हमारे भारत में। अब इसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए आने वाले एग्जाम्स में कि दुनिया में कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन करता है, यानी कि पल्स का प्रोडक्शन करता है, तो वो भी हमारा प्यारा भारत है। लेकिन इतना ज्यादा दाल पैदा करने के बाद भी हमारी इतनी पॉपुलेशन है या यहाँ पे इतनी खपत है उसकी कि हम उसको पूरा नहीं कर पाते, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दाल इंपोर्ट करते हैं। तो इस टर्म में भी इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट पल्स इंपोर्टर कंट्री भी बन जाता है। तो अगर आपसे पेपर में आए कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पल्स प्रोड्यूसर कंट्री या पल्स कंज्यूमर कंट्री या फिर पल्स इंपोर्टर कंट्री, तीनों का जो आंसर होगा बच्चों वो इंडिया होगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि इंडिया में स्पेशली कौन सा दाल सबसे ज्यादा फेमस है या कंज्यूम किया जाता है, वो बच्चों चना होता है, यानी कि ग्राम, क्योंकि ये ओवरऑल इंडिया का 40% जो पल्स कंजम्पशन है उसका शेयर रखता है। इंडिया में अगर हम ये देखें कि सबसे टॉप प्रोड्यूसर्स पल्स के स्टेट कौन कौन से हैं, यानी जहां पे दालें सबसे ज्यादा पैदा होती हैं, तो उसमें मध्य प्रदेश हमेशा से टॉप रहा है। बच्चों बिल्कुल याद रख लेना, दलहन में अगर आपसे पूछे इंडिया का कौन सा स्टेट है तो वो मध्य प्रदेश। ठीक है। अगर हम वहीं पे मोजाम्बिक की बात करें तो ये मोजाम्बिक का मैप दिख रहा है, और ये जो मोजाम्बिक है बच्चों ये ईस्ट अफ्रीका में लोकेट करता है। इसके बिल्कुल बगल में इधर जो है कि मेडागास्कर है, यहाँ पे और सेशेल्स वगैरह कंट्रीज हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे कंट्रीज हैं। मोजाम्बिक के साथ हमारे रिलेशन काफी ठीक ठाक रहे, हम बहुत ज्यादा इससे ट्रेड करते हैं, और इसमें इसकी जो राजधानी है मोजाम्बिक की वो मापुटो है। बहुत सारे मोजाम्बिक से आकर स्टूडेंट इंडिया में पढ़ते हैं, इंडिया के भी बहुत सारे बच्चे वहां जाकर पढ़ते हैं, तो मोजाम्बिक के साथ हमारा इतिहास काफी अच्छा रहा है। लेकिन रिसेंटली कुछ सालों में ये थोड़ा डिस्टर्ब था, जिसकी वजह से दाल के इंपोर्ट पे बैन लगा हुआ था, लेकिन उसको इंडियन गवर्नमेंट ने दोबारा स्टार्ट कर लिया है। इसके बाद बच्चों आज का अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारत में पहली बार ऐसा कर रहा है, टू बाई ऑल क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एट एमएसपी। जितने भी टाइप के क्रॉप्स एमएसपी के अंडर में आते हैं उसको परचेज करने वाला भारत का पहला राज्य बच्चों कौन सा बना है, तो वो बन गया है हरियाणा। हरियाणा में अब तक क्या हो रहा था कि सिर्फ 14 क्रॉप्स को एमएसपी के अंडर में परचेज किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन 9 क्रॉप्स अभी भी ऐसी थी जो कि इस परचेजिंग सिस्टम में या एक तरीके से कहिए कि इस प्रकार की जो क्रय प्रणाली है सरकार की उसमें शामिल नहीं थी। लेकिन रिसेंटली हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अनाउंस किया है कि हरियाणा अब जितने भी जो भी 23 टाइप के क्रॉप्स हैं जो एमएसपी में आते हैं उन सबको क्या करेगी, परचेज करेगी फार्मर से। तो यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि करंट में अगर आपसे पूछा जाए कि एमएसपी के अंडर में कितने क्रॉप्स आते हैं तो वो 22+1
22 रेगुलर क्रॉप्स होते हैं और इनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका एमएसपी का फुल फॉर्म होता है बच्चों मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो जारी किया जाता है। एक यहाँ पे अलग से क्रॉप होती है जिसके लिए रिम्यूनरेटिव प्राइस, ये जो रिम्यूनरेटिव प्राइस होता है इसको फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं, एफआरपी, वो क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है। और वो जो क्रॉप है बच्चों वो शुगर केन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा 22 मेजर क्रॉप्स के लिए एमएसपी और एक क्रॉप्स के लिए आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, वो मिलने वाला है एफआरपी मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, इसके बाद एमएसपी का जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है इसको 1965 में इंट्रोड्यूस किए थे। तब से लेकर इंडिया में हर साल 2 बार, एक बार रबी क्रॉप्स के समय और दूसरी खरीफ क्रॉप्स के समय एमएसपी अनाउंस होती है। और ये जो अनाउंसमेंट एमएसपी का होता है वो सीएसीपी के रिकमेंडेशन पे होता है। ये जो सीएसीपी होता है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसको हिंदी में कहा जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो ये जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है इसको भी स्टैब्लिश किया गया था 1965 में, और इसका सबसे मेन काम यही होता है कि इंडियन गवर्नमेंट को रिकमेंड करना क्या, एमएसपी को, ठीक है, ताकि वो जो है कि अपने ये जो एमएसपी उसका पूरा का पूरा सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस कर सके। इसके बाद बच्चों यहाँ का आज के सेशन का जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है कि आफ्टर द ऑनगोइंग वायलेंट प्रोटेस्ट एंड कूप इन बांग्लादेश which country has issued a high alert alerting the border security force BSF on its 4096 kilometer long border with Bangladesh। तो अभी क्या है कि बांग्लादेश में बिल्कुल तख्ता पलट गया। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार काफी लंबे समय तक चल रही थी, लेकिन उसकी जो वहां पे कमियां थी सरकार की, उसके खिलाफ वहां के लोगों ने क्या किया है, बिल्कुल हिंसक एक तरीके से कह लीजिए विद्रोह करना शुरू कर दिया है। और बांग्लादेश की जो पीएम थी शेख हसीना वो अपने पद से रिजाइन करके बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं। अब उनकी ये अटकलें लग रही हैं कि वो लंदन जाने वाली हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में वो रुकी हुई है। तो ये तरीके से आप देख लो कि बांग्लादेश में पूरा का पूरा माहौल बिल्कुल खराब हो गया है। तो उस बांग्लादेश जो कंट्री है, हमारा पड़ोसी कंट्री है, वो हमारे साथ 4096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। तो उस बाउंड्री लाइन पर जो पैरामिलिट्री सिक्योरिटी का काम करती है बच्चों वो बीएसएफ होती है। तो बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि सुरक्षा करती है बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान की भी बाउंड्री की, और उसको ये हाई अलर्ट पे इंडियन गवर्नमेंट ने डाल दिया है कि तुम बिल्कुल जो है कि वहां पे सचेत हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे बांग्लादेशी उपद्रवी या फिर शरणार्थी भारत में भी घुस सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन का आंसर होगा वो इंडिया होगा। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोगों ने दिन भर की सबसे बड़ी 5 घटनाओं को कवर किया, और इस तरह के डेली के वीडियोस देखने के लिए हमारे रेडियन गुरुकुल चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आपको रेडियन गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। जय हिंद बच्चों।